तो नमस्कार, स्वागत है आपका डे बाई डे चैनल पर। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे कि मृदा निर्माण के कारण, मतलब मृदा निर्माण वो कौन कौन से रीजन है जिससे हमारी मृदा का निर्माण होता है। और इसके दो मुख्य कारक हैं, एक है जनक शैवाल का स्वरूप और दूसरा है जलवायु कारक। और इसके अलावा इसके कुछ अन्य कारक भी हैं, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण में लगा समय, मतलब स्थल की आकृति कैसी है तथा जैव पदार्थ की मात्रा और कितना समय उस मृदा को निर्माण में लगा है। और फिर मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो मृदा दो कारकों से, दो ऐसे रीजन हैं जिनके कारण मृदा का निर्मीकरण होता है। एक है मानवीय तथा दूसरा प्राकृतिक। मानवीय तो मतलब जो कारक हम इंसानों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जैसे अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल, मतलब खाद एवं रसायन उर्वरक का अधिक उपयोग जो हम करते हैं अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और वनोन्मूलन, अधिक से अधिक पेड़ों को काटना भी एक निम्नीकरण का कारक है। और प्राकृतिक कारक में यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये वो कारक है जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। तो ये दो कारक है जिनके कारण हमारी मृदा का निम्नीकरण होता है। और उसके संरक्षण के लिए कुछ विधियां हैं। और प्रथम विधि है मल्च बनाना। इसमें पौधों के बीच अनावृत भूमि जो होती है उसको ढक दिया जाता है ताकि उनमें नमी बनी रहे। और वो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। दूसरा विधि है वेदिका फार्म। और वेदिका फार्म में चौड़े चौड़े ढाल बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। और फसल उगाने के लिए इन ढालों का उपयोग किया जाता है तथा इससे मृदा का अपरदन और भूमि पृष्ठ का प्रवाह भी रुकता है। और है उसके बाद समोच्च रेखीय जुताई, जैसा कि इसका नाम ही है समोच्च रेखीय, मतलब इसमें कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में रेखाएं बनी होती हैं। इस प्रकार से खेती की जाती है और इसमें ये ढाल बनाकर समानांतर रेखाओं जैसे ढाल बनाकर जुताई करते हैं। और ये इस विधि में हम बहते जल के प्रवाह को कम करते हैं और एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। और उसके बाद तीसरी विधि है रक्षक मेखलाएं। और रक्षक मेखलाएं तटीय क्षेत्र, मतलब ऐसे जगह जहां पर समुद्र होते हैं उस स्थान पर उपयोग किया जाता है। इसमें हम वृक्षों को एक के बाद एक कतार में लगाकर एक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो कि उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में आने वाली हवाओं को रोकती है और मृदा आवरण को बचाती है। तथा इसका अगला विधि है चट्टान बांध। इसमें हम जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का उपयोग करते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं तथा इससे भूमि की क्षति को कम किया जाता है। और फिर है बीज की फसल उगाना, मतलब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए, मतलब वर्षा के जल से, बारिश के पानी से होने वाले दोहन को कम करने के लिए और मृदा को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से पौधों को उगाया जाता है ताकि बीच में पड़ने वाले क्षेत्रों से पानी हमारा निष्कासित हो जाए और उससे हमारी फसल को ज्यादा नुकसान ना हो। और उसके बाद है अगला टॉपिक हमारा जल। और जैसा कि जानते हैं कि जल हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और यह एक
नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। 3/4 का अर्थ है तकरीबन 3/4 का अर्थ आप यहां समझ सकते हैं कि अगर ये हमारी पूरी पृथ्वी है तो इसका 1, 2, 3 ये तीनों हिस्सा जो है हमारे जल से ढका हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो जल है वो हमें इसी कारण से, क्योंकि हमारे इस अर्थ में हमारी पृथ्वी पर अधिक मात्रा जल की है तो इसे जल ग्रह भी कह सकते हैं। और सबसे पहले जल से ही हमारा जीवन का आरंभ हुआ था, मतलब सभी प्राणी एवं पेड़ पौधे प्रथम जल से ही उत्पन्न हुए थे। और महासागर जो है, महासागर हमारी पृथ्वी के 2/3 हिस्से को ढका हुआ है और महासागर में उपलब्ध जल लवणीय है, यानी कि उनमें नमक की मात्रा अधिक है जो कि हमारे उपयोग में नहीं है। मतलब महासागरों में उपलब्ध जल ऐसा है जो हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं और जो हमारे उपयोग में है वो केवल कुल जल की मात्रा का 2.7% ही है और उसका भी 70% भाग जो है वो बर्फ एवं हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड ये क्षेत्रों में उपलब्ध है। तो हम जल जो कि हमारे उपभोग के लिए उपलब्ध है वो इन क्षेत्रों में है, जैसे भौम जल हमारे पृथ्वी के अंदर उपलब्ध जल, नदियां, झील और पृष्ठीय जल ये वो जल है जो कि हम उपयोग में ला सकते हैं। और भौम जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की सहायता से ही भूमि के अंदर जल पुनः जाता है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी में अधिक मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि यही वह जल है जो हम अपने पीने के लिए एवं अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। और फिर ये जल का जो चक्र है जिसमें जल पहले भूमि से फिर वाष्प बन करके आकाश में और फिर पुनः वर्षा के माध्यम से भूमि पर आ जाता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। और यह तो वह विधि जिसमें यह पूरा प्रक्रम चलता है उसे हम जल चक्र कहते हैं। और फिर यहाँ बताते हैं कि जल कृषि, उद्योग और बांधों में विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोग किया जाता है। मतलब हम जल का इन माध्यमों से उपयोग करते हैं। और यहाँ पर ये बताते हैं कि प्रदूषण के कारण अलवणीय जल, ऐसा जल जो कि हम अभी अपने आपूर्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसकी मात्रा में दिन पर दिन कमी आ रही है। और बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, यहाँ पर ये जो नकदी फसल है यानी कि वो फसलें जिन्हें मनुष्य अपने व्यापार के लिए उगाता है, तो उन फसलों की बढ़ती मांग तथा बढ़ती नगरीकरण ही जल की मात्रा को या जल को दूषित करने के प्रमुख कारण है। और जल उपलब्धता की समस्या है तो विश्व के, हमारे दुनिया के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जल की मात्रा काफी कम है या उपयुक्त मात्रा में वहां पर जल उपलब्ध नहीं है। और ये वो क्षेत्र हैं जिनके नाम यहाँ दर्शाए गए हैं, जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में उपलब्ध है जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है। और यहाँ पर फिर आगे बताते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण, मतलब जो जल संसाधन है उसको किस प्रकार से बचाया जाए। तो उसके लिए आप यहाँ उन विधियों को पढ़ेंगे
जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से हम जल के संसाधन को संरक्षित या बचा सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बहुत समस्या बन गई है, और इसे मतलब जल संसाधन को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। और अब देखिए यहाँ पर वो कारण दर्शाए गए हैं जिनके कारण हमारा जल दूषित हो रहा है, और इसमें है आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, मतलब हमारे द्वारा जो मल हम जल में वाहित करते हैं तथा कृषि के दौरान अधिक से अधिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, वो रसायन जल को दूषित करते हैं एवं नदियों को उपयोग लायक नहीं बनाते हैं। और उन पदार्थों में नाइट्रेट और पीड़कनाशी होते हैं जो कि हम मानवों के लिए या हमारी सेहत पे काफी नुकसानदायक प्रभाव देते हैं। और फिर इसमें आगे बताते हैं कि जल संग्रहण पृथ्वी को बचाने की, पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। मतलब जो जल है उन्हें संग्रहित करके हम उसके प्रवाह वाले जल को बचा सकते हैं, पृष्ठीय जल को बचा सकते हैं। और इसे बचाने के लिए एक विधि है जिन्हें यहाँ बताया गया है कि सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। मतलब सिंचाई, जिन नहरों से सिंचाई होती है उन्हें पक्का करना चाहिए, और स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई करने से अधिक क्षेत्रों में कम जल द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। तथा ऐसे क्षेत्र जो कि शुष्क प्रदेश है, मतलब जहां पर अधिक वाष्पीकरण होता है, तो उन क्षेत्रों में हम ड्रिप सिस्टम द्वारा या टपकन विधि द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, जिससे हमारे जल की कम मात्रा में अधिक क्षेत्र तक सिंचाई हो सकती है। और फिर आगे यहाँ बताते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति मतलब नेचुरल पेड़ पौधे और वन्य जीवन। तो यहाँ बताते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। मतलब जो कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है, ये सिर्फ हमारे स्थल मंडल मतलब हमारे भूमि पर, जल मंडल मतलब हमारे पानी में, और वायुमंडल इनके बीच ही पाए जाते हैं, और इन क्षेत्र को हम जैव मंडल कहते हैं। और फिर सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम मानव अपने भोजन के लिए पादपों का एवं पशु पक्षियों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हमारे द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट उपयोग में लाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम सभी एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, और इसी को यहाँ पर परितंत्र कहते हैं। और फिर ये कहते हैं वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, और पेड़ों द्वारा प्रदान की गई लकड़ियों से हम इमारत बनाते हैं, और प्राणी आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करना जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि पेड़ पौधे एवं सभी वृक्ष हम सभी के बहुत अलग अलग प्रकार से मदद करते हैं। और उसके बाद मधुमक्खी शहद देती है, फूलों के पराग में मदद करती है, और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, और कहने का अर्थ यह है कि ये सभी एक दूसरे से अपना भोजन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हैं, और एक दूसरे की सहायता से अपना जीवन यापन करते हैं। और फिर
ये आगे हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, मतलब हमारी प्रकृति में जो वनस्पतियां हैं उनका किस प्रकार से वितरण किया गया है। और फिर ये कहते हैं कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होता है। मतलब ऐसी क्षेत्र जहां पर अधिक वर्षा होते हैं वहां पर अधिक पेड़ उगा सकते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है क्योंकि वृक्षों को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जिस क्षेत्र में अधिक जल की उपलब्धता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ों को उगा सकते हैं। और सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में कम वृक्ष या घास उगती है जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। मतलब जो क्षेत्र जहां पर अधिक घास का निर्माण होता है वहां पर सामान्य मात्रा में वर्षा होती है अथवा कम मात्रा में वर्षा होती है, और ऐसे क्षेत्र जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर कंटीली झाड़ियां या गुल्म उगते हैं। इस प्रकार क्षेत्र में पौधों के जड़ें गहरी होती है और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार अब जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पर पेड़ पौधे अधिक होंगे तथा वर्षा की मात्रा जहां जहां कम होती जाएगी उस प्रकार से उनके स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी विभिन्न प्रकार के होंगे। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश, तो उन प्रदेशों में कंटीले झाड़ियां और कांटों वाले पेड़ पौधे होंगे क्योंकि वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ कर कांटों का रूप ले लेते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन यानी कि उनके अंदर से पानी कम उत्सर्जित हो और उनके अंदर नमी बरकरार रहे। और ये पत्तियां ये पौधे अपने पत्तियों को कांटेदार और मोमी सतह वाली बना लेती हैं। और शीत प्रदेशों में वनस्पति मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 2 शताब्दियों से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है और इनके कारण ही हमारे वनों का अधिक से अधिक कटाव हो रहा है, अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं और जिससे कि हमारे वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है और ये हमारे एक बहुमूल्य संसाधन का काफी ज्यादा नुकसान है। तो इनको बचाना भी काफी ज्यादा जरूरी है और इसीलिए यहाँ बताया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण, तो क्यों हमारी वन एक ऐसी संपदा है जो कि हम सभी को आश्रय प्रदान करती है एवं अनेक प्रकार से सहायक है और वनों से उपलब्ध लकड़ियों का इस्तेमाल हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। और क्योंकि हम मानव इन वनों में हस्तक्षेप करके इनका वनोन्मूलन कर रहे हैं और अधिक से अधिक पेड़ों को काट रहे हैं, तो इसके कारण बहुत सी जातियां, बहुत से अनेक प्रकार के वन वृक्ष एवं विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, जो कि इन्हें बचाने के लिए वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य और दावा नल और भूस्खलन ये वो कारण है जिनके कारण हमारे वन आज नष्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही संकट की बात है। तो इन कार्यों को हमें कम से कम करना चाहिए ताकि वन हमारे लिए सुरक्षित रह सके और इन्हें बचाने के लिए अब वन के बचाने के अथवा पशुओं को भी काफी लोग अपने व्यापार के लिए एवं अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, जैसे पशु खाल, चमड़ा, नाखून एवं उनके विभिन्न हिस्सों के लिए हम अधिक से अधिक पशुओं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो
इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक और मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा। ये वो जानवर हैं जिनको लोग अपनी सुविधाओं के लिए अथवा अपने शौक के लिए दिन पर दिन शिकार कर रहे हैं, जिनसे इनकी आबादी काफी कम हो रही है अथवा इनकी जनसंख्या में बहुत अधिक मात्रा में एवं बहुत ही तेजी से गिरावट आ रही है। और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इनको बनाया जा रहा है। मतलब ये वो जगह है जहां इन जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान प्रदान किया जाता है। और संकरीय घाटियां, झीलें, अर्धभूमि का संचारण मूल्यवान संसाधन का नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। मतलब जितनी भी झीलें हैं एवं आर्द्र भूमि का संरक्षण भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है बार-बार सीट में लिखकर। फिर आप जानेंगे कि प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। और विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों को अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को उथल पुथल कर दिया है। जैसे जो पक्षी एवं पशु वनों में रहते थे वो वन के कटाव से वहां पर विलुप्त हो गए हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए ताकि वन और वृक्षों का अधिक से अधिक पुनः लगाया जाए। और बच्चों को यह बताना चाहिए या उन्हें यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि प्राकृतिक हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। और पेड़ पौधों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि ये वही पदार्थ हैं एवं संसाधन हैं जो कि हम इनसे निर्भर हैं या हम इनसे संबंधित हैं। यदि इन्हें हानि होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी नुकसान होगा। धन्यवाद।